आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शानदार साम्राज्य की जो इतिहास की किताबों में कहीं गुमनाम हो गया। एक ऐसा राजघराना जिसकी दौलत, जिसकी दानवीरता और जिसकी दूर की सोच की मिसालें तो आज भी हैं, लेकिन उनकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए, इस कहानी को एक बड़े ही दिलचस्प बल्कि हैरान कर देने वाले सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि भारत के ओरिजिनल संविधान पर, उसकी मूल कॉपी पर किसी शहर का नाम हाथ से लिखा गया हो? जी हाँ, इसका जवाब है दरभंगा। जब संविधान सभा के सदस्य हमारे संविधान पर दस्तखत कर रहे थे, तो दरभंगा के आखिरी महाराजा कामेश्वर सिंह ने अपने साइन के साथ दरभंगा शहर का नाम भी लिख दिया। अकेली यही एक बात इस रियासत की ऐतिहासिक हैसियत बताने के लिए काफ़ी है। तो चलिए इस भूले बिसरे साम्राज्य की कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। हम देखेंगे इसकी संवैधानिक पहेली को, मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक इसके सफर को, शिक्षा में इसके बेमिसाल योगदान को, इसकी शाही जीवन शैली की चकाचौंध को, और आखिर में भारत में इसके विलय और इसकी स्थायी विरासत को। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि हैदराबाद, मैसूर या कश्मीर जैसी रियासतों का नाम तो सब जानते हैं, लेकिन दरभंगा राज को इतिहास में वो जगह क्यों नहीं मिली, जबकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और ताकतवर राज्य था। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी जमींदारी नहीं थी। दरभंगा राज लगभग 6,200 वर्ग किलोमीटर में फैला था, जिसमें करीब करीब 4,500 गांव आते थे। इसके बावजूद आज इसका नाम बड़ी रियासतों के साथ नहीं लिया जाता। चलिए अब जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस सफर शुरू कैसे हुआ, कैसे मिथिला के दिल में इस ताकतवर राज्य की बुनियाद रखी गई। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1577 से। मुगल बादशाह अकबर ने महेश ठाकुर को मिथिला का कंट्रोल दिया और यहीं से राज की नींव पड़ी। फिर सदियां गुजरी। 1700 आते आते ये राज इतना ताकतवर हो गया कि नवाबों की मदद करने लगा। फिर अंग्रेज आए और दरभंगा एक ऑटोनॉमस रियासत बन गया। और आखिर में 1947 में इसके आखिरी महाराजा कामेश्वर सिंह ने इसका भारत में विलय कर दिया। अब जरा इसके एडमिनिस्ट्रेशन के साइज का अंदाजा लगाइए। इस राज को चलाने के लिए 7,500 से ज्यादा अफसर और कर्मचारी थे। उस वक्त की बिहार सरकार के पास भी इतने लोग नहीं थे। मतलब ये वाकई में एक स्टेट विद इन अ स्टेट था। दरभंगा राज की दौलत और शान और शौकत के किस्से तो बहुत हैं, पर इसकी असली और सबसे बड़ी विरासत है शिक्षा के क्षेत्र में इसका योगदान। इन्होंने भारत के भविष्य को बनाने में एक जबरदस्त भूमिका निभाई। इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए। जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU बन रही थी, तो दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह ने पंडित मदन मोहन मालवीय को 50 लाख रुपए का दान दिया। ये बात है 1915 के आसपास की, और उस जमाने में ये सबसे बड़ा प्राइवेट डोनेशन था। आज के हिसाब से तो ये रकम अरबों रुपए होगी, अरबों। और ये तो बस शुरुआत थी। यह सिलसिला रुका नहीं। पटना यूनिवर्सिटी के लिए अपना महल और जमीन दान कर दी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी बड़ी फाइनेंशियल मदद दी। बाद में महाराजा कामेश्वर सिंह ने अपना आनंद बाग पैलेस ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को दे दिया, और दरभंगा मेडिकल कॉलेज भी उन्हीं की दी हुई जमीन पर बना है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी दानवीरता के पीछे सोच क्या थी। ये सिर्फ पैसा नहीं था, इसके पीछे एक फिलॉसफी थी, और इस सोच को दिशा मिली महात्मा गांधी से। गांधी जी ने महाराजा कामेश्वर सिंह को एक बहुत सीधी लेकिन गहरी सलाह दी। प्रजा के सेवक बनिए, आप अपनी संपत्ति के मालिक नहीं, सिर्फ ट्रस्टी हैं। और बस यही बात महाराजा के दिल में उतर गई। अच्छा, दान पुण्य तो ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं उस शाही लाइफस्टाइल की जिसके किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां लग्जरी और मॉडर्न सोच का एक कमाल का कॉम्बिनेशन था। जरा सोच कर देखिए, महाराजा की अपनी पर्सनल ट्रेन थी जिसमें हीरे जवाहरात जड़े होते थे, और ये ट्रेन सीधे उनके नरगोना पैलेस के अंदर तक आती थी। महल के पास आज भी उस स्टेशन का प्लेटफॉर्म मौजूद है। ये उनकी शानो शौकत का सिर्फ एक छोटा सा नमूना था। उनकी दौलत और उनका रसूख कितना था, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाइए। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तब दरभंगा महाराज ने ब्रिटिश एयरफोर्स को 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 फाइटर प्लेन गिफ्ट में दिए थे। उनके महलों की तो बात ही क्या थी। आज भी उनकी दीवारों पर जो टाइल्स लगी हैं, उन पर मेड इन लंदन लिखा मिलता है। ये बताता है कि उनका टेस्ट कितना शानदार था और उनकी पहुंच पूरी दुनिया में थी। लेकिन देखिए, वो सिर्फ शानो शौकत में डूबे रहने वाले राजा नहीं थे। वो एक बहुत प्रोग्रेसिव सोच वाले शासक भी थे। उन्होंने 3 भाषाओं में, अंग्रेजी में द इंडियन नेशन, हिंदी में आर्यावर्त और मैथिली में मिथिला मिहिर अखबार शुरू किए।
वो जानते थे कि एक मजबूत समाज के लिए लोगों तक सही जानकारी पहुंचना कितना जरूरी है। तो अब आते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर। कैसे इस महान साम्राज्य का अंत हुआ, क्या विवाद जुड़े और इसने अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ी। देखिए, जब देश आज़ाद हो रहा था तो कई रियासतें भारत में शामिल होने में आनाकानी कर रही थी, लेकिन महाराजा कामेश्वर सिंह एक राष्ट्रवादी थे। उन्होंने बिना किसी झिझक के खुशी खुशी दरभंगा राज का विलय भारत में कर दिया। लेकिन हाँ, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। महाराजा ने देश में जमींदारी सिस्टम को खत्म करने का विरोध किया था। अब जाहिर सी बात है, उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया ही यही था और उस दौर के ज्यादातर रजवाड़े इस बदलाव के खिलाफ थे। ये उस दौर की एक सच्चाई है जो दिखाती है कि पुरानी परंपरा और नए बदलाव के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल था। और यहीं घूम फिर कर कहानी गांधी जी की उस ट्रस्टी वाली सलाह पर आ जाती है। महाराजा ने उस सलाह को सचमुच अपना लिया। 1961 में अपनी वसीयत के जरिए उन्होंने अपनी पूरी की पूरी पर्सनल प्रॉपर्टी एक पब्लिक ट्रस्ट के नाम कर दी। आज भी वही ट्रस्ट इस संपत्ति को संभालता है ताकि इसका फायदा आम लोगों तक पहुंचे। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? दरभंगा राज की असली विरासत उसके महल या खजाने नहीं हैं। उसकी असली विरासत हैं वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और अस्पताल जो आज भी लाखों लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये एक जिंदा विरासत है। लेकिन अंत में एक सवाल पीछे रह जाता है ना, कि जब एक रियासत ने देश को बनाने में इतना बड़ा योगदान दिया तो फिर इतिहास की किताबों ने उसे वो सम्मान क्यों नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी? सोचिएगा जरूर इस बारे में।